हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूपीसीएसएस सी प्लस प्लस सीरीज का ये लेक्चर नंबर 41 है और आज का हमारा टॉपिक है ऑपरेटर ओवरलोडिंग। तो ऑपरेटर ओवरलोडिंग एग्जैक्टली क्या है, इसे आज हम इस वीडियो में बिल्कुल डिटेल में और बेसिक से समझने वाले हैं एग्जाम्पल के साथ में। तो यहाँ पर देखिए, फंक्शन ओवरलोडिंग हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है। फंक्शन ओवरलोडिंग में क्या होता है कि जब हम एक ही नाम के दो अलग अलग फंक्शन डिफाइन करते हैं तो इसको बोलते हैं फंक्शन ओवरलोडिंग, जिसको हमने डिटेल में समझ रखा है। ठीक है, आपको याद भी होगा। तो चलते हैं यहाँ पर कोड ब्लॉक में, और इसके लिए हमें देखिए क्लास की जरूरत होगी। ऑपरेटर ओवरलोडिंग जो है बेसिकली ये हम क्लास के अंदर करते हैं। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो यहाँ पर हमने जस्ट एक क्लास बनाई है, इनके बारे में आपको अच्छे से पता है क्लास वगैरह क्या है, कंस्ट्रक्टर क्या है। तो यहाँ पर हमने ए नाम की एक क्लास बनाई और ये सारे ही मेंबर हमने पब्लिक रखे हैं। और फिर उसके बाद हमने एक वेरिएबल बनाया फीस नाम का, और ये हमारा क्या है, कंस्ट्रक्टर है। कंस्ट्रक्टर में क्या होता है कि जो जिस नाम से हमारी क्लास है उसी नाम का कंस्ट्रक्टर रहेगा। और हमने कंस्ट्रक्टर जो है वो पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर बनाया है। ठीक है, कंस्ट्रक्टर एग्जैक्टली क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, सब हमने पढ़ रखा है, ध्यान रखना इस बात का। तो यहाँ पर ये जो हमारा कंस्ट्रक्टर है ये क्या करेगा, जब भी इस क्लास का कोई ऑब्जेक्ट बनेगा ये ऑटोमेटिक कॉल होगा और यहाँ पर इसमें वैल्यू रिसीव होगी, जो क्योंकि हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते समय पास करेंगे वहाँ से, और उस वैल्यू को यहाँ पर ये फीस में असाइन कर देगा। और यहाँ पर हमने एक प्रिंट मेथड बनाया है, यानी मेंबर फंक्शन है बेसिकली। तो जैसे ही प्रिंट मेथड यानी फंक्शन कॉल होगा तो जो भी फीस होगी वो हमें यहाँ पर प्रिंट होकर दिखेगी। ठीक है, सिंपल सा है, यहाँ पर इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अभी यहाँ पर ऑपरेटर ओवरलोडिंग स्टार्ट नहीं हुई है, यहाँ पर अभी आपको हम नॉर्मली समझा रहे हैं, फिर इसमें हम ऑपरेटर को ओवरलोड करेंगे और देखेंगे क्या होता है ऑपरेटर ओवरलोडिंग। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि ए टाइप का यानी ए क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं। जैसे हमने S1 नाम का एक ऑब्जेक्ट बनाया। अब आपको पता है कि S1 का जब हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो यहाँ पर पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर है, तो हमें वैल्यू भी पास करनी पड़ेगी। ठीक है, अगर नहीं पास करते हैं, देखिए हमने सिर्फ ऑब्जेक्ट बनाया, रन करेंगे हमें एरर देखने को मिलेगी। ठीक है, हाँ, अगर हम यहाँ पर कंस्ट्रक्टर ना बनाए, जैसे यहाँ पर हमने क्या किया, कंस्ट्रक्टर नहीं बनाया, तो यहाँ पर क्या होगा, आपको पता है कि जो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर होता है वो कॉल होगा। तो यहाँ पर डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल होगा तो एरर नहीं मिलेगी। और अगर यहाँ पर हम अपना कंस्ट्रक्टर बनाते हैं, यहाँ पर हमने अपना कंस्ट्रक्टर बनाया है, तो अगर वो पैरामीटराइज्ड है तो यहाँ पर हमें पैरामीटर भी पास करने पड़ेंगे। या फिर हम मल्टीपल कंस्ट्रक्टर भी बना सकते हैं। एक यहाँ पर हमने पैरामीटराइज्ड बना दिया, दूसरा नॉन पैरामीटराइज्ड बना सकते हैं। ठीक है, इनके बारे में आपको अच्छे से पता है। फिलहाल यहाँ पर हम फीस पास कर देते हैं 500, यानी S1 स्टूडेंट की जो फीस है वो 500 रुपये है, जो कि यहाँ पर उसने जमा कर दी है, जो भी है। ठीक है, और यहाँ पर हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया, वैल्यू पास की और रन करेंगे तो यहाँ पर अब यहाँ पर प्रोग्राम एग्जीक्यूट करेंगे तो आपको पता है कि इसका जो फीस है वो यहाँ पर प्रिंट अभी नहीं हुआ, क्योंकि हमने प्रिंट फंक्शन तो कॉल ही नहीं किया। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, S1 डॉट प्रिंट, सिंपल S1 डॉट प्रिंट। तो अभी यहाँ पर हम फंक्शन इस तरीके से हमने कॉल किया यानी मेथड को, और यहाँ पर हमें फीस जो है वो आउटपुट में दिखाई दे रही है। सिंपल है। ठीक है, अब यहाँ पर ऑपरेटर ओवरलोडिंग क्या होता है थोड़ा समझते हैं, फिर इसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे। तो ऑपरेटर ओवरलोडिंग में क्या होता है बेसिकली कि किसी भी एग्जिस्टिंग ऑपरेटर की, एग्जिस्टिंग मतलब जो हमारे पास ऑलरेडी ऑपरेटर हैं, एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, प्लस माइनस और मल्टीप्लिकेशन डिवीजन जो भी ऑपरेटर हैं, इसमें क्या होता है कि इसका प्री डिफाइन वर्क होता है। जैसे प्लस ऑपरेटर हो गया, तो हमारा जो प्लस ऑपरेटर इसका प्री डिफाइन एक काम है, क्या है कि ये दो ऑपरेंड को जोड़ेगा, दो नंबर हों, ठीक है, या दो स्ट्रिंग हो। जैसे यहाँ पर हमने लिखा 5 + 3, तो 5 + 3 क्या आ जाएगा 8। और अगर हमने लिख दिया जस्ट यहाँ पर JK जो कि एक नाम है, और प्लस यहाँ पर हमने लगाया RK, तो ये आपको पता है क्या करेगा कि एक स्ट्रिंग को स्ट्रिंग के साथ भी ये कॉन्केटिनेट कर देता है, जोड़ देता है। ठीक है, लेकिन दोनों ही स्ट्रिंग होने चाहिए। तो इस केस में ये क्या करेगा, JK और RK ऐसे हमें रिटर्न देगा। ठीक है, तो प्लस ऑपरेटर बेसिकली क्या करता है, ये दो ऑपरेंड को जोड़ने का काम करता है। अगर वो नंबर है तो नंबर इस तरीके से रिजल्ट मिलेगा, और स्ट्रिंग है तब भी ये जोड़ेगा। लेकिन ये जो प्लस ऑपरेटर है, ये इसका जो काम है वो प्री डिफाइन है। ध्यान देना, क्या है, प्री डिफाइन है। लेकिन यहाँ पर अगर हम चाहें तो इस प्लस ऑपरेटर को ओवरलोड करके इसका कोई दूसरा मीनिंग भी बना सकते हैं। यानी प्लस ऑपरेटर अपना काम तो करेगा ही, जो 5 + 3 8 कर रहा है वो तो करेगा ही। ठीक है, इसकी जो ऑलरेडी जो प्री डिफाइन वैल्यू है, यानी प्री डिफाइन इसका जो मीनिंग है वो चेंज नहीं होगा। प्री डिफाइन मीनिंग इसकी चेंज नहीं होगी। ठीक है, ये नोट्स में है, मतलब डेफिनेशन पढ़ लेना, भी बताएंगे। और साथ में हम इसकी एडिशनल मीनिंग यानी इसको एक स्पेशल मीनिंग, दूसरी मीनिंग प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ये एक ही ऑपरेटर दो अलग अलग काम करेगा। सिंपल है। ठीक है, एक ही ऑपरेटर दो अलग अलग काम करेगा। कैसे करेगा समझते हैं। यहाँ पर देखिए, यही होता है ऑपरेटर ओवरलोडिंग, और इसके लिए हमें जरूरत होती है फंक्शन की। बेसिकली ऑपरेटर ओवरलोडिंग कुछ नहीं है। ठीक है, सिर्फ ये फंक्शन डिफाइन करने का एक तरीका है। जैसे यहाँ पर आपको पता है कि ये क्या है, एक फंक्शन ही है, हालांकि ये मेंबर फंक्शन है, लेकिन है तो ये फंक्शन ही। ठीक है, अब यहाँ पर इस फंक्शन का नाम क्या है, देखिए प्रिंट। अगर इस फंक्शन का नाम हम चेंज कर दें, ध्यान देना, इस फंक्शन का नाम जस्ट हमने P रख दिया, तो आपको पता है कि इस फंक्शन को कॉल करने के लिए यहाँ पर हमें भी P से ही से कॉल करना पड़ेगा, यानी S1 डॉट P। इस तरीके से कॉल करेंगे तब भी ये कॉल होगा। अच्छा, अब यहाँ
यहाँ पर ये फंक्शन का नाम कुछ भी हो इससे भी फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। यहाँ पर हम इसके स्टेटमेंट में जो एग्जीक्यूट कराना चाहें करा सकते हैं, ये भी आपको अच्छे से पता है, ठीक है। यानी फंक्शन का नाम कुछ भी रखें और एग्जीक्यूशन कुछ भी कराएं, इससे फर्क नहीं पड़ता। ठीक इसी तरीके से अगर हम यहाँ पर फंक्शन के नाम के बजाय सिंपली ऑपरेटर का सिंबल यूज कर लें, हालांकि अगर आप वो पढ़ेंगे क्या नाम है आइडेंटिफायर्स, ठीक है, तो आइडेंटिफायर्स का ये रूल नहीं होता है कि उसमें आप ऑपरेटर यूज नहीं कर सकते, प्लस माइनस वगैरह, ठीक है। ये ऑपरेटर आप यूज नहीं कर पाएंगे, सिर्फ अंडरस्कोर यूज कर सकते हैं और आइडेंटिफायर का यूज करके ये हम फंक्शन का नाम बनाते हैं। लेकिन ऑपरेटर ओवरलोड कर सकते हैं, उसके लिए हमें ऑपरेटर कीवर्ड बेसिकली यूज करना होता है। अभी यहाँ पर प्रिंट फंक्शन कॉल करें तो ये स्टेटमेंट रन हो रही है, हम एक प्लस ऑपरेटर को सिंपली यहाँ पर ओवरलोड करके आपको दिखाते हैं, फिर हम अलग अलग एग्जांपल से इसको और बेहतर तरीके से समझेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जस्ट हमने ऑपरेटर कीवर्ड लगाया, ये हमें ऑपरेटर कीवर्ड लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हमने ऑपरेटर कीवर्ड यूज किया और उसके बाद हमारा सिंबल आ जाएगा, ठीक है। ऑपरेटर का सिंबल यानी कौन से ऑपरेटर को ओवरलोड करना चाहते हैं, जैसे हमने प्लस ऑपरेटर को ओवरलोड कर दिया। तो अब क्या होगा कि यहाँ पर बेसिकली ये फंक्शन ही है, अब इस फंक्शन का नाम आप समझ सकते हैं कि प्लस हो गया, इस फंक्शन का नाम क्या हो गया प्लस, ठीक है। अब क्या होगा कि जब भी हमें प्रिंट करवाना हो यानी इस फंक्शन को एग्जीक्यूट करना हो तो सिंपली हमें क्या करना होगा, हमारा जो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये ऐसा कुछ नहीं करना, सीधा यहाँ पर प्लस ऑपरेटर इस तरीके से लगाना है प्लस S1। अब यहाँ पर चूंकि S1 हमारा ऑब्जेक्ट है और जैसे ही यहाँ पर हम प्लस S1 इस तरीके से लिखेंगे हमारा ये फंक्शन कॉल हो जाएगा, ठीक है। रन करते हैं, आप समझिए यहाँ पर देखिए हमने रन किया, देखिए रिजल्ट क्या रहा है 500। तो ये है यहाँ पर ऑपरेटर ओवरलोडिंग। तो इसमें क्या हो रहा है, कुछ नहीं, यहाँ पर जस्ट हमने फंक्शन का नाम ऑपरेटर का सिंबल रख दिया, ठीक है, जो भी आप ऑपरेटर ओवरलोड करना चाहते हैं। प्लस की जगह अगर हम माइनस कर दें तो यहाँ पर क्या होगा, देखिए माइनस कर दिया, तो माइनस करने से यहाँ पर हमें उस ऑब्जेक्ट के पहले माइनस का साइन लगाना है। रन करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे तब भी हमारा रिजल्ट सेम है। तो यही है ऑपरेटर ओवरलोडिंग और कुछ नहीं है। अब यहाँ पर आप किसी भी ऑपरेटर को ओवरलोड कर सकते हैं, इसके लिए भी कुछ रूल है, अभी हम पढ़ेंगे कौन कौन से ऑपरेटर आप ओवरलोड नहीं कर सकते, उसको देखेंगे। अब बाकी यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि किसी भी ऑपरेटर का सिंबल आप यूज करें और उस फंक्शन से आप जो कराना चाहें करा सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो यही होता है ऑपरेटर ओवरलोडिंग एग्जैक्टली, ठीक है, और कुछ नहीं है ना। अब यहाँ पर इसका यूज क्या है, बेसिकली यूज किस तरीके से कर सकते हैं उसको समझते हैं। और उसको समझने से पहले ये देखते हैं कि ऐसा तो नहीं कि माइनस ऑपरेटर अब सिर्फ यही काम करेगा दूसरा काम नहीं करेगा, इसको भी तो चेक करना है। तो देखिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर लगाया हमने सी आउट और सी आउट में हमने क्या किया, नॉर्मली 8 - 3 कर दिया। तो आपको पता है कि यहाँ पर 8 - 3 ये हमारा क्या आना चाहिए आंसर, इसका आंसर आना चाहिए 5। तो क्या आएगा कि नहीं आएगा, तो पहले तो देखिए 500 प्रिंट होना चाहिए, फिर यहाँ पर 5 प्रिंट होना चाहिए। रन करते हैं तो आप देखेंगे 500 और 5 दोनों आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर इंडल चूंकि नहीं लगा है न्यू लाइन के लिए, इस वजह से दोनों एक में आ रहे थे, इससे फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पर आप समझ पा रहे हैं ना कि माइनस ऑपरेटर के 2 काम हो गए। अगर इस तरीके से लिखेंगे जिस तरीके से इस क्लास के अंदर ये डिफाइन किया गया है, ऑपरेटर इस तरीके से ओवरलोड किया गया है, तो इस फॉर्म में यूज करेंगे तो ये अपना ये फंक्शन यूजर डिफाइन वाला काम करेगा, और अगर इस तरीके से यूज करेंगे तो ये हमारा प्री डिफाइन वाला काम करेगा। तो यहाँ पर इस ऑपरेटर को जो हमने लोड किया है ये कहलाता है यूजर डिफाइन, ठीक है, यूजर डिफाइन हो गया। और ये जो माइनस ऑपरेटर जो अपना काम करता है ये हो गया प्री डिफाइन इसका वर्क। तो ये इतना समझ में आया, ठीक है। अब यहाँ पर डेफिनेशन पढ़ते हैं और फिर उसके बाद हम दूसरे एग्जांपल की बात करेंगे। तो इन C++ ऑपरेटर ओवरलोडिंग इज अ कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। अब पॉलीमॉर्फिज्म क्या है, कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म एंड रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म हम समझ चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या होता है, ऑपरेटर ओवरलोडिंग कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म होता है। इट इज एन आइडिया ऑफ गिवन स्पेशल मीनिंग टू एन एग्जिस्टिंग ऑपरेटर, यानी हमारे पास जो ऑलरेडी ऑपरेटर एग्जिस्ट करते हैं उसे हम कोई स्पेशल मीनिंग या दूसरा काम दे सकते हैं, ठीक है, उसको बोलेंगे यूजर डिफाइन। हम अपना खुद से डिफाइन कर सकते हैं विदाउट चेंजिंग इट्स ओरिजिनल मीनिंग, यानी उसकी ओरिजिनल मीनिंग जो है वो चेंज नहीं होगी। जैसा कि हमने देखा माइनस ऑपरेटर अपना काम भी कर रहा था, जो हमने यूजर डिफाइन किया वो भी काम कर रहा था, लेकिन कब करेगा कब नहीं करेगा ये तो आपने जस्ट देख ही लिया, ठीक है। अगर जिस हम क्लास में हमने इसके ओवरलोड किया है, ठीक है, उसी सिचुएशन यानी उसी तरीके से अगर इसे हम कॉल करेंगे तो ये अपना ये वाला काम करेगा, नहीं तो फिर ये अपना प्री डिफाइन वाला काम करेगा, ठीक है। ये चीज़ होती है। बाकी अगर कुछ और अलग से करेंगे तो फिर सिंटैक्स एरर मिल जाएगी, ठीक है, उल्टा सीधा करेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर इम्प्लीमेंटेशन बताया गया है। इसमें क्या है, कुछ नहीं है, हम प्लस ऑपरेटर को नॉर्मली किसी नंबर या स्ट्रिंग को जोड़ते हैं। जैसे नंबर में क्या होता है कि यहाँ पर +5 और 3 तो ये नंबर को जोड़ लेगा, और अगर हमने यहाँ पर एक स्ट्रिंग लिखी J+K तो ये स्ट्रिंग को भी जोड़ देगा। लेकिन अगर हम एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ जोड़ना चाहें तो ये नहीं करेगा, लेकिन हम ओवरलोड करके कर सकते हैं, ठीक है। ऑपरेटर ओवरलोड करके एक ऑब्जेक्ट की वैल्यू को दूसरे ऑब्जेक्ट की वैल्यू से ऐड करा सकते हैं, ठीक है। अभी इसको हम देखेंगे, ठीक है, इस एग्जाम्पल को समझेंगे। तो ये जो इम्प्लीमेंटेशन है ये नीचे यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है। इसमें देखिए क्या बताया गया है कि नॉर्मली अगर हम इस तरीके से इम्प्लीमेंटेशन कर देते हैं, जैसे यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर हमने एक ए नाम की क्लास बनाई और इसका कुछ कुछ स्टेटमेंट मेंबर फंक्शन वगैरह होंगे। फिर उसके बाद हमने क्या किया, इस क्लास के 3 ऑब्जेक्ट बनाए और 3 ऑब्जेक्ट में 2 ऑब्जेक्ट को जोड़ करके तीसरे में इस तरीके से असाइन कर दिया। अगर ऐसा अभी हम करेंगे तो हमें एरर मिलेगी, क्योंकि हमने इस प्लस ऑपरेटर को इस क्लास में ओवरलोड नहीं किया है। हाँ, अगर इसे ओवरलोड कर दे तो हम ऐसा कर सकते हैं, एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ ऐड
कर सकते हैं, लेकिन ये प्री डिफाइन नहीं होता, इसके लिए हमें ऑपरेटर ओवरलोड करना पड़ेगा यूज़र डिफाइन के जरिए। तो जो हमने आपको शॉर्ट में बताया वही सारी चीज़ें यहाँ पर डिटेल में इसमें एक्सप्लेन की गई हैं, आप इसको पढ़ लें, समझ जाएंगे। ठीक है, जो हमने आपको बताया वही इसमें बताया गया है कि जैसा यहाँ पर इम्प्लीमेंटेशन में बताया गया है ऐसा हम नॉर्मली नहीं कर सकते, बाकी ऑपरेटर ओवरलोड करके कर सकते हैं, बस यही चीज बताई गई। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि इसे आप पढ़ लेंगे और समझ भी पाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखते हैं कि यूनरी ऑपरेटर ओवरलोडिंग क्या है बेसिकली। तो यहाँ पर ओवरलोडिंग यूनरी ऑपरेटर का ये नीचे एग्जांपल दिया गया है, लेकिन उससे पहले हम ये समझ लेते हैं कि यूनरी ऑपरेटर और बाइनरी ऑपरेटर क्या होते हैं। तो देखिए, हमने ऑलरेडी पढ़ ही रखा है, यूनरी ऑपरेटर में आपका इंक्रीमेंट ऑपरेटर हो गया, डिक्रीमेंट ऑपरेटर हो गया, ये आपके क्या होते हैं, यूनरी ऑपरेटर होते हैं। ठीक है, और आपका नॉर्मली प्लस माइनस, ठीक है, मल्टीप्लीकेशन डिवीजन, ये आपके क्या हो गए, ये आपके बाइनरी ऑपरेटर होते हैं। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, ठीक है, वैसे तो हम पढ़ चुके हैं, फिर भी आपको एक बार रिवाइज करा देते हैं। यूनरी ऑपरेटर उनको बोला जाता है जिनका सिंगल ऑपरेंड होता है। जैसे अगर हम लूप में लगाते थे आई प्लस प्लस, तो इसका मतलब क्या है, आई हमारा क्या है, ऑपरेंड है, और प्लस प्लस क्या है, हमारा ऑपरेटर है। लेकिन ये सिंगल ऑपरेंड के साथ में काम कर रहा है, तो यहाँ पर ये यूनरी ऑपरेटर कहलाता है। बात समझ आई। और जैसे अगर हम प्लस ऑपरेटर यूज करते हैं तो 5 और 3, इसके लिए 2 ऑपरेंड होने चाहिए मिनिमम, तो यहाँ पर ये बाइनरी ऑपरेटर कहलाता है। सिंपल सा लॉजिक है। ठीक है, तो यूनरी और बाइनरी क्या होता है, डिफरेंस समझ में आया। ठीक है, लेकिन ये जो यूनरी ऑपरेटर और बाइनरी ऑपरेटर हैं ये सब प्री डिफाइन है, ध्यान रखना, ये क्या है, प्री डिफाइन। लेकिन अगर हम ऑपरेटर ओवरलोड करते हैं, यानी किसी भी ऑपरेटर को अगर हम ओवरलोड करते हैं, अगर वो सिंगल ऑपरेंड के साथ में काम करता है तो वो कहलाएगा यूनरी ऑपरेटर, और अगर वो 2 ऑपरेंड के साथ में काम करता है तो वो कहलाएगा बाइनरी ऑपरेटर। जैसे अभी यहाँ पर हमने जस्ट ये जो माइनस वाला ऑपरेटर ओवरलोड किया है, ध्यान से समझना इस बात को, कभी भी आप कंफ्यूज नहीं होंगे। तो ये जो माइनस का ऑपरेटर है, ये बाय डिफॉल्ट जिसका जो प्री डिफाइंड मीनिंग है उसमें तो ये बाइनरी ऑपरेटर की कैटेगरी में आता है। ध्यान रखना, माइनस हो गया, ठीक है, या प्लस हो गया, ठीक है, या मल्टीप्लिकेशन डिवीजन हो गया, ये सब क्या आते हैं, ये आपके होते हैं बाइनरी ऑपरेटर, क्योंकि इनका जो प्री डिफाइंड वर्क है इसमें इसके लिए 2 ऑपरेंड चाहिए। लेकिन यहाँ पर जो हमने इसे ओवरलोड किया है ये अभी प्रेजेंट टाइम में यूनरी ऑपरेटर कहलाएगा। ठीक है, यूनरी ओवरलोडिंग कहलाएगी, क्योंकि यहाँ पर ये क्या है, सिंगल ऑपरेंड है, ये क्या है, सिंगल ऑपरेंड है। ठीक है, हमने ऑपरेटर लगाया और सिंगल ऑपरेंड है, तो यहाँ पर ये कहलाएगा यूनरी ओवरलोडिंग। अभी यहाँ पर हम आगे बाइनरी ओवरलोडिंग को भी समझेंगे, वो वाला एग्जाम्पल भी देखेंगे। ठीक, चलिए, तो यहाँ पर वापस आते हैं नोट्स में और आगे समझते हैं। तो ओवरलोडिंग, तो यहाँ पर यूनरी ऑपरेटर ओवरलोडिंग एग्जैक्टली क्या समझ आया। ठीक है, ये वाला एग्जांपल तो हम जस्ट अभी देख ही चुके। यहाँ पर ये इसको दूसरे तरीके से बताया गया, इसमें एक डिस्टेंस नाम की क्लास बनाई गई और यहाँ पर इसमें 2 वेरिएबल लिए गए, हमने एक ही लिया था, इसमें 2 वेरिएबल लिए गए हैं। और 2 वेरिएबल लेने के साथ में क्या किया गया, नीचे बढ़ते हैं, देखिए यहाँ पर पहले तो ये कंस्ट्रक्टर बनाया गया है, ये हमारा क्या है, कंस्ट्रक्टर। ठीक है, डिस्टेंस क्लास का जैसे ही ऑब्जेक्ट बनेगा 2 वैल्यू रिसीव होंगी, तो एफ को फीट में और आई को इंच में डाल दिया। ठीक है, दिस का फीट, ये आपको पता है, दिस कीवर्ड हम तब यूज करते हैं जब, यहाँ पर दिस कीवर्ड का मतलब क्या है आपको पता है, दिस कीवर्ड ये किसको डिनोट करता है कि हम सेम ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं। ठीक है, मतलब जो ऑब्जेक्ट हमारा क्रिएट किया गया है उसकी बात कर रहे हैं, तो ये होता है ऑब्जेक्ट यानी इंस्टेंस, एक ही बात होती है। फिर यहाँ पर क्या किया गया, वो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर हो गया था, यहाँ पर जो है ऑपरेटर ओवरलोड किया गया है। ये माइनस ऑपरेटर को इस तरीके से ओवरलोड किया गया। ठीक है, और ये क्या करेगा, माइनस ऑपरेटर को डिक्रीमेंट ऑपरेटर के साथ ओवरलोड किया गया। अब देखिए, डिक्रीमेंट ऑपरेटर यहाँ पर ये वाला जो है ये तो प्री डिफाइन है, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। अब क्या होगा कि मेन फंक्शन से जैसे ही माइनस ऑपरेटर कॉल किया जाएगा, यानी इसका यूज़ किया जाएगा, तो तुरंत यहाँ पर ये स्टेटमेंट रन हो जाएगी। और इस स्टेटमेंट में क्या रन होगा, फिट और इंच प्रिंट हो जाएंगे, लेकिन फिट इंच प्रिंट होने से पहले ये डिक्रीज भी होंगे। ठीक है, तो ये काम कराया गया है। तो इस फंक्शन के अंदर आप यहाँ पर कोई भी काम करा सकते हैं, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, इस वाले एग्जांपल की मदद से आप इसका प्रैक्टिकल देख लें, समझ में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए सेम उसी तरीके से ये कॉल किया गया है। ये पहले डिस्टेंस क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया गया और जस्ट यहाँ पर इसे कॉल कर दिया गया। तो कॉल करेंगे तो क्या होगा, जो भी उसके अंदर डिफाइन होगा वही अपना काम वो करेगा, है ना। अब यहाँ पर बाइनरी ऑपरेटर को किस तरीके से, तो यहाँ पर बाइनरी ऑपरेटर को ओवरलोड करने के लिए जो एग्जांपल लेने वाले हैं उसमें क्या करेंगे कि हम 3 ऑब्जेक्ट बनाएंगे, और 3 ऑब्जेक्ट बनाएंगे जिसमें 2 ऑब्जेक्ट की वैल्यू को जोड़ करके तीसरे ऑब्जेक्ट में असाइन करेंगे। ठीक है, तो प्लस ऑपरेटर को ही यहाँ पर हम ओवरलोड करेंगे, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, इसको यहाँ पर हम क्लीन करते हैं। और अब हम क्या करते हैं कि जस्ट यहाँ पर हम 3 ऑब्जेक्ट बनाते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया S1, ये पहला ऑब्जेक्ट हो गया। ए क्लास का यहाँ पर हम एक दूसरा ऑब्जेक्ट बनाते हैं S2, और इसकी फ़ीस यहाँ पर हमने रख दी 1500 रुपये। ठीक है, हो गया। और अब हम क्या करना चाहते हैं, यहाँ पर हमने एक S3 नाम का तीसरा ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। अब ये जो तीसरा ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, यहाँ पर इसकी हम कोई फ़ीस यहाँ पर पास नहीं करेंगे। ठीक है, ये पास नहीं करेंगे, इसके लिए हम कंस्ट्रक्टर भी बना लेंगे। और अब हम क्या करने वाले हैं कि S3 जो हमारा तीसरा ऑब्जेक्ट है इज इक्वल टू S1
प्लस S2 ऐसा करना चाहते हैं, ठीक है। तो नॉर्मली हम ऐसा नहीं कर सकते, एरर मिलेगी, ठीक है। नॉर्मली ऐसा हम नहीं कर सकते क्योंकि ये प्लस ऑपरेटर क्या करेगा, किसी नंबर को या स्ट्रिंग को ही जोड़ेगा, जबकि यहाँ पर S1 और S2 ये क्या है, ये तो ऑब्जेक्ट हैं, ठीक है। ये क्या है, ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को जोड़ ही नहीं पाएगा, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखना। लेकिन अगर हमें ऑब्जेक्ट को ही जोड़ना है तो इसे हम कैसे कर पाएंगे समझेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमने मेन कोड जो है वो पूरा लिख दिया है, हमने S1 और S2 को ऐड करा के S3 में डाल दिया, और फिर हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, इसको पहले क्लीन करते हैं, हटा देते हैं, और अभी यहाँ पर हम सी आउट करा देंगे S3 की फीस को, S3 डॉट फीस, ऐसा बस, ठीक है। S3 जो कि हमारा ऑब्जेक्ट है, और अगर ये ऑब्जेक्ट है किस क्लास का है, ये क्लास A का है, तो इसमें ये मेंबर तो हमारे पास ही है ना, डेटा मेंबर फीस, तो वही हमने S3 की फ़ीस प्रिंट कराई। हालांकि S3 की फ़ीस हमने पास नहीं की है, बल्कि S1 और S2 दोनों को जोड़ करके S3 में असाइन किया है। तो देखते हैं ये क्या होगा, कैसे करना है हमें, है ना। तो इसके लिए सबसे पहली चीज़ यहाँ पर कंस्ट्रक्टर हमें लिखना पड़ेगा। देखिए हाँ, ये जो हम यहाँ से फीस पास कर रहे हैं इसके लिए तो कंस्ट्रक्टर लिखा हुआ है, लेकिन जो S3 है इसके लिए भी कंस्ट्रक्टर लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये हमने जब बनाया तो इसमें कोई पैरामीटर नहीं पास किया, तो इसके लिए हमें एक नन पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर बनाना पड़ेगा। तो उसको बना लेते हैं, ठीक है, वरना हमें एरर मिलेगी। तो यहाँ पर हमने जस्ट नन पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर बना दिया, और अगर वो नन पैरामीटराइज्ड होगा तो फीस में कुछ नहीं, यहाँ पर हम 0 पास कर देंगे बस, ठीक है। फीस में क्या होगा, 0 पास कर देंगे। तो अभी क्या होगा कि S1 और S2 जब कॉल किया जाएगा तो ये वाला हमारा मेथड कॉल होगा, ठीक है, ऑब्जेक्ट बनेगा तो ये कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा, और अगर S3 बनाएंगे तो ये वाला कॉल होगा, ठीक है। ये हम समझ चुके हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अभी ये कंस्ट्रक्टर वाला काम तो हो गया। अब जैसे ही यहाँ पर हम S1 प्लस S2 करेंगे, यानी इस प्लस ऑपरेटर को यूज़ करेंगे, तो ये ऐड कैसे होगा, इसके लिए यहाँ पर हम फंक्शन बनाते हैं, ठीक है। फंक्शन बनाएंगे और उसी में हम ऑपरेटर ओवरलोड करेंगे, और इसका रिटर्न टाइप भी रखते हैं, ध्यान देना, क्योंकि यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, देखिए हम यहाँ पर S1 और S2 को जोड़ करके, यानी 2 क्लास को जोड़ के तीसरे क्लास में डाल रहे हैं, तो इसका रिटर्न भी आना चाहिए। रिटर्न आएगा तभी तो वो S3 में ऐड होगा, और जो S3 है, चूँकि हम ये सारा काम ऑब्जेक्ट पर कर रहे हैं, तो हमारा जो रिटर्न टाइप होगा वो क्या होगा, वो रिटर्न टाइप भी तो A टाइप का ही होगा। ध्यान देना, नॉर्मली हम फंक्शन बनाते हैं तो हमारा रिटर्न टाइप इंट हो सकता है, फ्लॉट हो सकता है, या वॉइड हो सकता है, वॉइड यानी नथिंग। लेकिन रिटर्न टाइप जब हमारा इंट या फ्लॉट होता है, तो इस केस में इंट और फ्लॉट ये क्या है, ये हमारे प्री डिफाइंड डेटा टाइप हैं। ये क्या है, प्री डिफाइंड डेटा टाइप। लेकिन हमारा यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है उसका जो क्लास है ये क्या है, यूज़र डिफाइन है। तो ये हमारा जो क्लास ए है, बेसिकली जो क्लास होता है, जो हमने स्ट्रक्चर्स पढ़ रखे हैं, वो क्या होता है, वो यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप ही तो होता है, और कुछ नहीं। जैसे इंटीजर क्या है, इंटीजर क्या करता है, ये इंटीजर टाइप का जब भी हम वेरिएबल बनाएंगे तो ये सिंगल इंटीजर वैल्यू को स्टोर करता है, सिंपल है, सिंगल वैल्यू को स्टोर करता है। एरे क्या करती हैं, एरे में हम मल्टीपल वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, 1 डायमेंशन या 2 डायमेंशन में, उस तरीके से मल्टीपल वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। तो यहाँ पर एरे हो गए या इंटीजर डेटा टाइप हो गया, लेकिन ये सब प्री डिफाइन है। जबकि हमने जो अपना डेटा टाइप बनाया है ए टाइप का, ये हमारा डेटा टाइप का नाम क्या है, ए, और ये जो डेटा टाइप है ये यूज़र डिफाइन है। लेकिन ये ऐसा डेटा टाइप है जिसमें डेटा मेंबर भी हैं, यानी वेरिएबल्स भी हैं, और फंक्शन भी हैं, कंस्ट्रक्टर भी है, सब कुछ है, ठीक है। ये होता है, समझ पा रहे हैं ना बात, ये हम समझ चुके हैं वैसे तो, कि ये जो क्लास हमारी होती है ये कुछ नहीं है, ये एक प्रकार का यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप है। तो यहाँ पर हमारा जब हम अपना फंक्शन बनाएंगे तो रिटर्न टाइप भी हम अपना ए टाइप का रख सकते हैं, यानी हमारा फंक्शन का रिटर्न क्या होगा, ए टाइप का, यानी हमारे डेटा टाइप का रिटर्न टाइप होगा, ठीक है। तो ये हो गया रिटर्न टाइप। और यहाँ पर फिर हम अगर ऑपरेटर ओवरलोड कर रहे हैं तो यहाँ पर ऑपरेटर कीवर्ड तो यूज़ ही करना पड़ेगा, और कौन सा ऑपरेटर, तो प्लस ऑपरेटर ओवरलोड करेंगे, ठीक है। और प्लस ऑपरेटर जब हम ओवरलोड करेंगे तो इसमें देखिए क्या हो रहा है, इसमें हमारे पास एक आर्गुमेंट बढ़ गया, ठीक है। क्या होता है कि यूनरी ऑपरेटर जो होता है, अभी हम डेफिनेशन में पढ़ेंगे, चलिए बता देते हैं, फिर उसके बाद हम यहाँ पर वापस आएंगे जस्ट, ठीक है। यहाँ पर देखते हैं थोड़ा सा, देखिए यहाँ पर बताया गया, ठीक है, इस एग्जांपल में, इन द बाइनरी ऑपरेटर ओवरलोडिंग फंक्शन देयर शुड बी 1 आर्गुमेंट टू बी पास्ड, यानी कि हम जब बाइनरी ऑपरेटर ओवरलोड करते हैं बेसिकली, तो उसके लिए हमें 1 आर्गुमेंट पास करना होता है, जबकि यूनरी में ऑपरेंड तो एक होता है, लेकिन हमें वहाँ पर आर्गुमेंट नहीं पास करना होता, ध्यान देना, ठीक है। जो हमने पहले वाला एग्जाम्पल देखा था उसमें क्या था, उसमें ऑपरेंड तो था एक, ठीक है, लेकिन हमने आर्गुमेंट नहीं पास किया था। यहाँ पर क्या है, ऑपरेंड 2 हैं, S1 और प्लस S2, तो ऑपरेंड 2 हैं, लेकिन हमें आर्गुमेंट 1 पास करना होगा, ठीक है। तो ये चीज़ होती है और कुछ नहीं है। तो यहाँ पर वापस आते हैं, तो यहाँ पर जब हम प्लस ऑपरेटर को इस तरीके से कॉल करेंगे तो यहाँ से जो हम पास कर रहे हैं वो एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो किस टाइप का है, ये ए टाइप का, तो यहाँ पर भी हमें बताना होगा। जैसे नॉर्मली हम ऐसे नहीं लिखते इंट एक्स, तो इंट एक्स का मतलब जो एक्स रिसीव हो रहा है वो इंट टाइप का है, लेकिन जो यहाँ पर रिसीव होगा वो ऑब्जेक्ट है ए क्लास टाइप का, तो ए, और फिर उसके बाद हमारा यहाँ पर जो रिसीव हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम पैरामीटर का नाम तो कुछ भी रख सकते हैं, हम एक्स भी रख सकते हैं, नो प्रॉब्लम, इस तरीके से, ठीक है, हो गया।
तो अब यहाँ पर इस फंक्शन में जो हम अपना काम कराएंगे वो क्या कराएंगे कि S1 की जो फीस है और जो S2 की फीस है उन दोनों को हम यहाँ पर S3 में ऐड करेंगे। तो उसके लिए यहाँ पर भी हमें एक ऑब्जेक्ट जो है वो बनाना पड़ेगा, ठीक है। क्यों बनाना पड़ेगा? क्योंकि जब हम रिटर्न कराएंगे तो ऑब्जेक्ट ही रिटर्न कराएंगे, तो उसे स्टोर भी ऑब्जेक्ट में ही कर पाएंगे। तो यहाँ पर हमने ए क्लास का एक जस्ट आई नाम का ऑब्जेक्ट बना लिया, बस, ठीक है। ध्यान रखना, ए नाम का ही एक आई नाम का ऑब्जेक्ट यहाँ पर बना लिया, ठीक है। बना सकते हैं, नो प्रॉब्लम। फिर यहाँ पर हमने क्या किया, आई डॉट फीस, ठीक है। अब जो ये हमारा आई नाम का ऑब्जेक्ट बना है तो इसकी जो फीस है, इसकी फीस में क्या रखना है, दिस का, दिस यानी कि जो यहाँ पर कॉल किया गया है S1 के जरिए, तो दिस और दिस ऑपरेटर हमारा ये हो गया, ठीक है। अब परेशान ना हो, यहाँ पर आपको हम अभी समझा देंगे इसको, ठीक है, पूरा डिटेल में समझाएंगे। तो दिस ऑपरेटर यूज किया, दिस का जो फीस है, ठीक है, दिस का जो फीस है और प्लस, और यहाँ पर जो हमें एक्स में रिसीव हुआ है एक्स डॉट फीस, इस तरीके से, ठीक है, ये ऐड कर देना है, सिंपल। तो अभी क्या होगा कि हमारा जो ये ऑब्जेक्ट बना है, जस्ट न्यू वाला ऑब्जेक्ट बना है इस फंक्शन के अंदर, तो यहाँ पर इसमें ये वैल्यू रिसीव होगी, क्या, ये जो दिस की फ़ीस है और जो x जो यहाँ पर हमने S2 पास किया है, ये इसकी फ़ीस, दोनों को ऐड करके यहाँ पर इसमें स्टोर करिए और इसको रिटर्न भेज दीजिए, ठीक है, जहाँ से ये कॉल किया गया है। तो ये रिटर्न कर देगा। किसको रिटर्न करना है हमें? यहाँ पर पूरे ऑब्जेक्ट को रिटर्न कर देना है, यानी कि आई को ही रिटर्न कर देना है। अब जब यहाँ से आई रिटर्न होगा तो चूंकि ये आई जो हमारा है ये ए क्लास टाइप का ही है, तो ये आई यहाँ पर S3 में स्टोर हो जाएगा और फिर S3 से हम फीस निकाल करके यहाँ पर प्रिंट करा सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर पहले इसे हम रन करके देखते हैं, फिर उसके बाद आपको इसे एक्सप्लेन कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए हमने रन किया तो दोनों का टोटल क्या आ रहा है, 2000, ठीक है, आराम से आ जाएगा, नो प्रॉब्लम। अभी यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, देखिए एक ऑब्जेक्ट की वैल्यू को दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ में जोड़ करके यहाँ पर हम रिटर्न ले रहे हैं। यही सेम एग्जाम्पल नोट्स में बताया गया है, बस इसमें दो वेरिएबल एक साथ चलाए गए हैं, फीट और इंच का, ठीक है, इसे आप समझ पाएंगे। अब यहाँ पर थोड़ा इसे एक बार फिर से हम समझ लेते हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए हो क्या रहा है कि जैसे ही यहाँ पर हम S1 प्लस S2 करते हैं, तो S1 प्लस S2 का मतलब एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो पहले तो ये प्लस का जो प्री डिफाइन वर्क है वो करेगा, लेकिन प्री डिफाइन में ये ऑब्जेक्ट को तो जोड़ नहीं पाएगा। तब यहाँ पर दूसरे नंबर पे ये क्या सोचेगा कि देखते हैं कि कहीं प्लस ऑपरेटर को ओवरलोड तो नहीं किया गया, तो देखता है हाँ यहाँ पर ओवरलोड किया गया है। तो इस सिचुएशन में यहाँ पर जो हमारा प्लस ऑपरेटर है, एक ऑब्जेक्ट उसके पास होता है, ठीक है, हमें सिर्फ एक ऑपरेंड यहाँ से पास करना होता है और वो ऑपरेंड एक्स में स्टोर होता है। फिर उस एक्स से हम फीस निकाल लेते हैं, क्योंकि ये जो ऑपरेंड यहाँ से पास कर रहा है ये ऑब्जेक्ट ही, ये सारा खेल ऑब्जेक्ट पर हो रहा है। तो ऑब्जेक्ट से फीस वाले मेंबर की वैल्यू को निकाला जाता है और दिस की फीस यानी जो हमारा S1 है, दोनों से निकाल के जोड़ करके फाइनली यहाँ पर जो हमने अपना लोकल ये बना रखा है ना, लोकल ऑब्जेक्ट होता है ये, जैसे लोकल वेरिएबल बनाते हैं फंक्शन के अंदर, ऐसे ही हमारा लोकल ऑब्जेक्ट है और लोकल ऑब्जेक्ट को जस्ट हमने रिटर्न कर दिया तो इसकी वैल्यू S3 में स्टोर हो जाएगी, ठीक है। तो आप समझ पाएंगे। यहाँ पर अब थोड़ा सा नोट्स में चलते हैं और देखते हैं कि हम ऑपरेटर ओवरलोडिंग में क्या क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं। तो ये एग्जाम्पल जस्ट हमने आपको बता दिया है, इसको आप ध्यान से समझेंगे, वीडियो रिवाइज करके देखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, सब समझ में आ जाएगा। कुछ यहाँ पर टफ नहीं है, ठीक है, बिल्कुल सारी चीज़ें आसान ही है। यहाँ पर आप ऑपरेटर ओवरलोडिंग को बस ये समझ लीजिए कि जो हमारा फंक्शन होता है, फंक्शन के नाम के बजाय वहाँ पर हम ऑपरेटर का सिंबल यूज करते हैं और जब उस ऑपरेटर वाले सिंबल को हम कॉल करते हैं तो वो हमारा फंक्शन कॉल हो जाता है, ठीक है। इतनी सी कहानी है। यहाँ पर इसके कुछ रूल हैं, पढ़ लेते हैं। जैसे इन द केस ऑफ नन स्टैटिक मेंबर फंक्शन, ठीक है, नन स्टैटिक मेंबर फंक्शन क्या होता है, तो देखिए स्टैटिक मेंबर फंक्शन होता है, दूसरा होता है नन स्टैटिक। तो अभी जो हम पढ़ के आ रहे हैं वो नन स्टैटिक मेंबर होते हैं, ठीक है, नन स्टैटिक मेंबर फंक्शन ही हम पढ़ रहे थे अभी तक, ठीक है, ये एग्जांपल हम पढ़ रहे थे। इसमें क्या होता है, द बाइनरी ऑपरेटर शुड हैव ओनली वन आर्गुमेंट, ठीक है। नन स्टैटिक मेंबर फंक्शन में क्या होगा कि जो हमारा बाइनरी ऑपरेटर होगा, ठीक है, यानी कि बाइनरी ऑपरेटर का मतलब कोई भी ऑपरेटर अगर ओवरलोड करते हैं और उसके दो ऑपरेंड हैं तब भी हमें पास कितना करना है, सिर्फ एक। अभी वही तो हमने किया था। यहाँ पर हमारे पास क्या थे, देखिए दो ऑपरेंड थे, यहाँ पर हमारे पास S1 और S2 दो ऑपरेंड हैं, लेकिन पास हमने सिर्फ एक किया, यानी यहाँ रिसीव क्या किया, एक। समझ आई बात? तो ये होता है, यही चीज़ यहाँ पर बताई गई है कि यहाँ पर अगर आप नन स्टैटिक मेंबर फंक्शन में बाइनरी ऑपरेटर वो लोड कर रहे हैं तो वहाँ पर हमें सिर्फ एक आर्गुमेंट पास करना है, ठीक है। जबकि यूनरी में हमें पास ही नहीं करना होता, यूनरी में हमें आर्गुमेंट पास नहीं करने हैं नन स्टैटिक मेंबर फंक्शन में। बाकी स्टैटिक मेंबर फंक्शन क्या होते हैं इसको हम समझ लेंगे, इसी तरीके से फ्रेंड फंक्शन को भी हम पढ़ लेंगे। अभी हमने स्टैटिक मेंबर फंक्शन और फ्रेंड फंक्शन नहीं पढ़े हैं, इसको देख लेंगे, ठीक है। यहाँ पर फ्रेंड फंक्शन के केस में क्या होगा, फ्रेंड फंक्शन में बाइनरी ऑपरेटर में हमें दो आर्गुमेंट पास करने होंगे और यूनरी में हमें एक पास करना पड़ेगा। नॉर्मली एक आर्गुमेंट होगा वो भी पास करना है, दो होंगे तो दो पास करने हैं। ये फ्रेंड फंक्शन की बात हो गई। तो यहाँ पर स्टैटिक मेंबर फंक्शन और फ्रेंड फंक्शन को जब हम पढ़ेंगे तो ये आप समझ जाएंगे। फिर उसके बाद ऑपरेटर दैट कैन नॉट बी ओवरलोडेड, कौन से ऑपरेटर ओवरलोड नहीं कर सकते, इसको
याद कर लें क्योंकि पूछ लिया जाता है कई बार एग्जाम वगैरह में। तो देखिए जो हमारा डॉट ऑपरेटर होता है जिसे मेंबर ऑपरेटर बोलते हैं, एक ये हो गया, दूसरा मल्टीप्लिकेशन यानी कि पॉइंटर हो गया, तीसरा स्कोप रेजुलेशन और चौथा यहाँ पर टर्नरी ऑपरेटर। ठीक है, टर्नरी ऑपरेटर, ये 4 ऑपरेटर ऐसे हैं जिसे हम ओवरलोड नहीं कर सकते। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। दूसरी चीज़ यहाँ पर ऑपरेटर दैट कैन नॉट बी ओवरलोडेड व्हेन डिक्लेयरिंग द फंक्शन एज फ्रेंड फंक्शन, यानी फ्रेंड फंक्शन में हम यहाँ पर इन सभी ऑपरेटर को भी ओवरलोड नहीं कर सकते। नॉर्मली कर सकते हैं लेकिन फ्रेंड फंक्शन में इसे ओवरलोड नहीं कर सकते। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए यहाँ पर लास्ट में डिफरेंस बिटवीन ऑपरेटर फंक्शन एंड नॉर्मल फंक्शन में बताया गया, यानी ऑपरेटर जब हम ओवरलोडिंग करते हैं और जो हमारे नॉर्मल फंक्शन होते हैं क्या डिफरेंस है। तो देखिए अभी तक जो हम बता रहे थे सेम वही चीज़ लिखी है, ऑपरेटर फंक्शंस आर द सेम एज अ नॉर्मल फंक्शन, यानी जो हम ऑपरेटर ओवरलोड करते हैं ये सेम नॉर्मल फंक्शन जैसे ही होते हैं। द ओनली डिफरेंस आर दैट द नेम और एन ऑपरेटर फंक्शन इज ऑलवेज द ऑपरेटर कीवर्ड, यानी कि जो हमारा फंक्शन का नाम होता है वो ऑपरेटर कीवर्ड होता है। वहाँ पर ऑपरेटर का मतलब फंक्शन का नाम ना होके ऑपरेटर का कीवर्ड यानी ऑपरेटर का सिंबल ही होता है, उसी नाम का फंक्शन ही बन जाता है। ठीक है, यही चीज़ बताई जा रही है इसमें, तो उम्मीद करते हैं कि ये आप समझ पाएंगे। ठीक है, चलिए तो ये क्लियर हो गया। तो यहाँ पर इसी के साथ में जो C++ की हमारी सीरीज है वो कंप्लीट होती है। ठीक है, जो हमने सिलेबस में जो हमने आपको बता रखा था DSA इन C++ में, तो DSA की इस सीरीज में C++ वाला जो पार्ट है वो हमारा कंप्लीट हो गया, जिसमें लेवल 1, लेवल 2 एंड लेवल 3। ठीक है, ये सब पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब हम अगली वीडियो से लेवल 4 में एंट्री करेंगे, यानी कि DSA में। तो जो भी इसमें एक आध चीज़ें छूट गई हैं जैसे स्टैटिक मेंबर फंक्शन हो गए, फ्रेंड फंक्शन हो गए, तो इसको हम समझ लेंगे क्योंकि लेवल 4 एंड 5 में जो भी चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं इसमें C++ ही यूज होगी बेसिकली। ठीक है, और कुछ नहीं है, बस यहाँ पर कुछ नए कॉन्सेप्ट यहाँ पर जुड़ जाएंगे तो उसको हम समझेंगे, और इसमें काफ़ी सारे एग्जांपल्स हमको देखने को मिलेंगे, क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट के, फंक्शन के, रिकर्सन के। ठीक है, काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। तो ये बेसिकली C++ का एक एडवांस वर्जन है। तो अभी हम C++ में बेसिक से लेकर इंटरमीडिएट लेवल तक समझ चुके हैं। ठीक है, ये आप लेवल 1 एंड 2 को बेसिक में रख सकते हैं, लेवल 3 जो थी वो हमारी इंटरमीडिएट लेवल थी। बात समझ आई? तो इतना तो क्लियर ही हो गया आपका। तो आप अपना सिलेबस में देख लें कि हमारे कौन कौन से टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं, आप रिवीजन कर लें अच्छे से, और फिर उसके बाद जस्ट अब आने वाले जो वीडियोस होंगे उसमें हम एंट्री करेंगे डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम में, यानी DSA स्टार्ट करेंगे C++ के साथ में। उम्मीद करते हैं कि सारी चीज़ें अभी तक की आपकी क्लियर होंगी, और बाकी ये जो नोट्स हैं वो आपको upcss.youtube.com वेबसाइट पर मिल जाएंगे। जो DSA के नोट्स हैं वो जैसे ही सीरीज स्टार्ट होगी वो नोट्स भी आपको उसी वेबसाइट पर सेम लोकेशन पर मिल जाएंगे। ठीक है, बाकी डाउनलोड करना भी उस वीडियो में बता देंगे। ठीक है, बाकी यहाँ पर आप चाहें तो इस QR कोड को स्कैन करके यहाँ पर हमें फाइनेंशियली सपोर्ट भी कर सकते हैं, ये आपकी मर्जी, अगर आप सक्षम हैं तो ज़रूर सपोर्ट करें। और बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।